बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों के? हाँ जी, आज हमने एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि डिसीजन मेकिंग से लिंक करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट डिसीजन लेता है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी खरीदनी चाहिए, किस रेट पे खरीदनी चाहिए, किस से खरीदनी चाहिए, फिर हमें अपने पास कितना स्टॉक रखना चाहिए, क्या हम अपने पास स्टॉक रखें या ताज़ा स्टॉक मंगवाएं और ताज़ा ताज़ा ही बेच दें। इस चैप्टर का जो नाम है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट या स्टॉक मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हमने अभी बताया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमने कितना खरीदें, किससे खरीदें और अपने पास स्टॉक होल्ड कितना रखें। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हम ज्यादा सारा स्टॉक मंगवा के रख लें तो एक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है स्टॉक आउट ऑफ फैशन हो जाए, हमारे पास पड़ा पड़ा खराब हो जाए। अगर हमारे पास पड़ा होगा तो हमें जिस जगह पर रख रहे हैं उस जगह का रेंट, उस जगह के बाकी एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। तो फिर हम क्यों रखें या कितना स्टॉक रखें, ये हमें बताएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, अब पहली बात ये है कि हम कोई भी बंदा अपने पास इन्वेंट्री क्यों रखता है, ताजा स्टॉक खरीद के ताजा ताजा क्यों नहीं बेचता। उसके लिए तीन वजह है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई क्यों स्टॉक रखा हुआ है आपने, पहली बात ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। ट्रांजैक्शन मोटिव ये क्या होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव होता है मेरे भाई कि आपने सेल परचेज करनी है या आपने सपोज दैट आपने अपने पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? प्रोडक्शन के लिए, कि अगर आपको फौरन कोई ऑर्डर आ जाता है, आपने फौरन चीजें बनानी है तो ये ना हो कि पहले आपको खरीदना पड़े फिर आप बनाएं। दूसरा सेल करने के लिए। सेल करने के लिए कौन सा स्टॉक अपने पास रखते हो? फिनिश्ड गुड्स। आप कहते हो ताजा ताजा क्यों नहीं मंगवा रहे? इसकी वजह क्योंकि जो हमें स्टॉक चाहिए हो सकता है हमारे पास आने तक वो 10 दिन लगा दे, 15 दिन लगा दे। सपोज दैट आपने स्टॉक मंगवाना है कराची से लाहौर में। अब कराची से जब लाहौर में स्टॉक आएगा हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए। या अगर आप चाइना से स्टॉक मंगवाते हो सकता है 2 महीने लग जाए। अगर आप किसी और मुल्क से स्टॉक मंगवाते तो जब स्टॉक आने का जो टाइम होता है ना, जब हमने ऑर्डर किया और आप तक स्टॉक पहुंचा, इस टाइम को बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम, लीड टाइम का मतलब क्या है? लीड टाइम मैं यहां लिख देता हूं, लीड टाइम। ये कौन सा टाइम होता है? जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन से लेकर जिस दिन आपको स्टॉक पहुंचा, ये सारा लीड टाइम है। अब अगर लीड टाइम ज्यादा होगा तो फिर तो हमें स्टॉक मंगवा के रखना पड़ेगा ना, कि नया स्टॉक आने तक हमारा स्टॉक काम आ जाए, हमारे कस्टमर खराब ना हो। तो इसलिए हम अपने पास स्टॉक होल्ड करते हैं। एक तो रॉ मटेरियल होल्ड करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन ना रुके, और फिनिश गुड्स इसलिए रखते हैं कि हमारे कस्टमर ना खराब हो। फिर एक होता है प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी, एहतियातन। हमें लगता है फ्यूचर में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, हमारे यूनिट्स की सेल ज्यादा होगी, तो फिर हम जरूरत से भी ज्यादा स्टॉक लेकर रख लेते हैं। या हमें लगता है जैसे सर्दियां आ रही हैं या गर्मियां आ रही हैं, जब सर्दियां आती हैं तो लोग गर्म कपड़े पहले लेके रख लेते हैं कि भाई सर्दियों में ज्यादा बिकेंगे, और जब गर्मियां आती हैं तो ऐसी चीजें वो पहले ही लेकर रख लेते हैं जिनकी गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है।
तो वो एहतियातन अपने पास स्टॉक रख लेते हैं कि जब सीजन आएगा ये ना हो चीजें ज्यादा महंगी हो जाए। तो प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब होता है कि जो मार्केट की डिमांड की फ्लक्चुएशन को देख के कि हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से हम अपने पास स्टॉक होल्ड करते हैं। फिर एक होता है स्पेकुलेशन मोटिव। स्पेकुलेशन मोटिव का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड है प्राइसेस आर इंक्रीज्ड इन फ्यूचर, आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो आप अभी स्टॉक की जरूरत भी नहीं है, ना कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है और ना ही आपको लगता है कि इतना किसी की डिमांड है, लेकिन फिर भी स्टॉक मंगवा के रख लेते हो कि भाई हुकूमत चेंज हो रही है, नया बजट आ रहा है, कोई भी वजह हो सकती है कि कीमतें बढ़ जाएंगी, मैं पहले स्टॉक लेके रख, ताकि कल कीमतें बढ़ेंगी लेकिन मेरा लोअर प्राइस के ऊपर स्टॉक पड़ा होगा, मेरा बेनिफिट बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम अपने पास स्टॉक होल्ड करते हैं, अपने पास स्टॉक रखते हैं। लेकिन स्टॉक रखने का नुकसान भी तो है, एक तो फायदा ही है ना, लेकिन नुकसान भी तो है। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं ना क्लास ले रहा हूँ, फिर क्लास के बाद। हाँ जी जनाब। तो स्पेकुलेशन मोटिव क्या चीज है? स्पेकुलेशन मोटिव क्या है कि अगर एक्सपेक्टेड प्राइसेस या फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं, प्रिकॉशनरी मेजर क्या होता है कि हम एहतियातन स्टॉक ज्यादा रख लेते हैं कि फलां फंक्शन आ रहा है, फलां इवेंट आ रहा है, फलां वजह हो सकती है हमारी सेल ज्यादा हो जाएगी, या हमारा लेन देन तो जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए भी स्टॉक अपने पास रखते हैं। लेकिन स्टॉक रखने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम स्टॉक इतना सारा लेके रख लें, 10 सालों का स्टॉक लेके रख लें, ये ना हो कि एक साल बाद स्टॉक का वो नामो निशान ही ना हो, लोग वो चीजें खरीदे ही ना। तो हमने स्टॉक अपने पास ले तो लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट करते हैं। क्या मैनेजमेंट कितना जरूरी है, कितना स्टॉक अपने पास रखें, ताकि हमारी होल्डिंग कॉस्ट का भी मसला है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी मसला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि अगर हम स्टॉक खरीद के रखेंगे तो हमारा कैश स्टॉक के ऊपर लग जाएगा, फ्रीज हो गया हमारा कैश। यही अगर हम थोड़ा स्टॉक खरीदें, बाकी कैश किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें, बैंक में ही रखवा दें, उसके ऊपर रिटर्न कमा लें, या किसी और जगह इन्वेस्ट कर दें, तो अगर हम वो पैसा वहां से बचा के स्टॉक खरीदने पे लगा देते हैं, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हुई कि जो रिटर्न हमें मिलना था, जो इंटरेस्ट हम कमा सकते थे, किसी और जगह से कोई मुनाफा कमा सकते थे, वो मुनाफा छोड़ के हम क्या कमा रहे हैं, हम इन्वेंट्री खरीद के रख के बैठे हैं। तो ये भी तो एक नुकसान हो सकता है। तो फिर ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए सपोज दैट देखा जाता है कि हमारी सालाना जरूरत कितनी है। मैं सपोज करता हूं कि आपकी जो सालाना जरूरत है, एनुअल डिमांड है, वो है जनाब, सपोज करते हैं 1600 यूनिट्स। 1600 यूनिट आपको लगता है पूरे साल में आपके बिकेंगे। हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो अकाउंटिंग में आपको पता है ज्यादा सालाना देखी जाती है चीजें, एनुअल देखी जाती है चीजें। अब 1600 यूनिट हमने साल भर में बेचना है, क्या एक दिन बिकेगा? एक दिन तो नहीं बिकेगा ना। हो सकता है इवनली थ्रू आउट द ईयर बिके, मतलब हर महीने 150 यूनिट बिक रहा हो, या 200 यूनिट बिक रहा हो, या कभी 200 यूनिट, कभी 300 यूनिट बिक रहा हो।
तो हम क्या करें कि एक ही दफा जनवरी के अंदर 1600 यूनिट खरीद के रख ले, या ऐसा करें कि हर 3 महीने बाद 400 यूनिट खरीद लें, या 600 करके 2 ऑर्डर लगा लें, या हर महीने जितना हमें स्टॉक चाहिए उतना खरीदें। क्या करें? इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम खरीदते हैं, ज्यादा स्टॉक खरीदते हैं, तो हमें होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है। क्या होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी? रेंट पर यूनिट स्टोर करने का रेंट पड़ जाएगा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है हमने पैसा अपना फ्रीज कर दिया, जो हमारा रिटर्न मिलना था वो अब हमें नहीं मिलेगा। फिर इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। अब फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? सपोज दैट हमने इन्वेंट्री खरीद के रखी लोन लेके, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसको हमारा एक्सपेंस नहीं हो रहा होगा। फाइनेंस कॉस्ट आ जाए या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए, एक ही बात है। फिर उसके बाद हो सकता है हमें इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ रही हो उसको संभालने के लिए, इंश्योरेंस पर यूनिट। क्या मतलब है कि जिस जगह हमने स्टॉक को स्टोर किया हुआ है उसके चोरी होने का खतरा या उसके खराब होने के खतरे की इंश्योरेंस के लिए हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ये सारे खर्चे हमें आएंगे अगर हमने इकट्ठा 1600 यूनिट या 800 यूनिट या 400 यूनिट मंगवा के रख लिए। अब हम देखेंगे कि ये ना हो कि हमारी जो बचत करते करते ये होल्डिंग कॉस्ट ही ज्यादा ना हो जाए। फिर दूसरी साइड पर होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब यह है कि जब हम कोई स्टॉक ऑर्डर करते हैं ना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब बिड करना या लोगों से सब पूछना कि भाई कहां कहां से चीज सस्ती मिलती है, सप्लायर ढूंढना, इसके ऊपर खर्चा होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, रिसर्च एक्सपेंसेस आ सकते हैं। फिर हम लोगों को ढूंढ सप्लायर ढूंढने पे खर्चा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से कोटेशन ली, डॉक्यूमेंट्स बनाया, फिर उनको ऑफर किया, स्टॉक अपने पास लेकर आए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग गई। तो ये सारे खर्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आते हैं। मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम कह सकते हैं क्लरिकल एक्सपेंसेस, क्लरिकल मतलब डॉक्यूमेंटेशन के। उसके बाद आ सकता है जनाब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब जब हम ऑर्डर मंगवाएंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो पड़ेगी ना। उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट। इसके अलावा क्या होता है कि जो ऑर्डर हमें रिसीव होता है, ऑर्डर रिसीविंग कॉस्ट। क्या मतलब होता है? जब भी यूनिट मंगवाएंगे हमने वो यूनिट आकर संभालने हैं, मुख्तलिफ लोग हायर करेंगे उनको अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, इस वजह से ये खर्चे पड़ते हैं। और तीसरा खर्चा होता है उसके खरीदने का खर्चा। कभी कभी हमें सप्लायर कह देता है भाई ज्यादा चीजें खरीद के जाओ, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट के लालच में ज्यादा चीजें खरीद के आ गए और घर में आकर, स्टोर में आकर खराब हो गई। तो ये सब मैनेज करना है। अब होल्डिंग कॉस्ट क्या हुई? मतलब हमने यूनिट आकर खरीद के रख लिए, रेंट भी पड़ रहा है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर किसी और जगह पैसा लगाया हो तो वो रिटर्न भी गया, फाइनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट भी पड़ रही है। अगर हम, लेकिन एक फायदा हो गया, हमारी क्लरिकल एक्सपेंस एक दफा ही लगेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक दफा ही लगेगी, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट एक दफा लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दफा लगेगी। फिर हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, 2 ऑर्डर में मंगवाते हैं। फिर क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 दफा लग गई, हर दफा लगेगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी 2 दफा लगेगी क्योंकि आपने 2 दफा मंगवाया।
लेकिन होल्डिंग कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। फिर अगर हम कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं 400 यूनिट मंगवाते हैं तो हमें 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई। होल्डिंग कॉस्ट बचाते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाते हैं, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जनाब मेरे भाई ये ऐसे मूव करता है, होल्डिंग कॉस्ट बचाओ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर, ऑर्डरिंग कॉस्ट नीचे ले आओ ये ऊपर। वो कहता है इसको यहां पर ले आओ, मतलब जब ये दोनों कॉस्ट आपस में बराबर हो जाएंगी, ऐसी जगह पे आपको जो टोटल कॉस्ट है, जो ओवरऑल कॉस्ट है, वो कम से कम पड़ सकती है। मतलब होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जितनी क्लोज होती जाएंगी, जितनी बराबर होती जाएंगी, वहां पर आपका जो ऑर्डर साइज है या नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो बेस्ट हो। मिसाल के तौर पर वो क्या कहना चाह रहा है कि अभी हम पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं कि बेस्ट ऑर्डर फाइंड करने का तरीका, बेस्ट ऑर्डर साइज। बेस्ट ऑर्डर साइज का मतलब ये होता है कि जहां हमें ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम पड़े। ये ओवरऑल कॉस्ट है क्या? नंबर 1 परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट, नंबर 2 होल्डिंग कॉस्ट, नंबर 3 ऑर्डरिंग कॉस्ट। कहते हैं आप ऐसा करें, डिफरेंट साइज चेक कर लेंगे, इतने ऑर्डर करें तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, इतने ऑर्डर करेंगे तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो जहां पर मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी दैट इज योर बेस्ट ऑर्डर। कहते हैं ज्यादातर क्या होता है, जहां पर ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएं तो उस जगह पर आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी और उस ऑर्डर साइज को आप बोलोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, 1600 करें एक दफा, 800 करें, 400 करें या 200 करके करें, उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और प्यार से इसे बोलते हैं ईओक्यू। प्यार से क्या बोलते हैं? ईओक्यू। अब दोबारा सुनिएगा, हमने स्टॉक मंगवाना है, सोच रहे हैं कितना कितना करके मंगवाएं, कितना ऑर्डर दें। अब वही बात हमारे दिल में खटक रही है कि अगर हम ज्यादा स्टॉक मंगवा कर रख लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम मंगवाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मंगवाते हैं तो हर दफा ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट बचाते बचाते ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। तो फिर ऐसा ऑर्डर करें कि जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए, वो आपके लिए बेस्ट होगी। क्लियर होगी बात? हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं, ये इसी सवाल से कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि बेस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए या ईओक्यू फाइंड करने के लिए 3 मेथड है। एक टेबल फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, एक ग्राफ, एक फार्मूला। और मैं आपको तीनों से करवाऊंगा और आपने भी तीनों से करना है। आज हमारा टारगेट है टेबल फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करवाना। ठीक होगी बात? तो सवाल लिख लें एक, फिलहाल हम परचेज प्राइस को इग्नोर कर रहे हैं, परचेज प्राइस के अलावा कर रहे हैं। ठीक है, सवाल लिखिए कि जनाब हमें एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड जी 1600 यूनिट है, एनुअल डिमांड है 1600 यूनिट। पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट, अगर हम एक ऑर्डर करते हैं तो हमें जो एक ऑर्डर करने पे कॉस्ट पड़ती है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रुपीज 100, 100 रुपए एक ऑर्डर कॉस्ट करने पे पड़ता है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है ₹2। एक यूनिट होल्ड करने पे 2 रुपए खर्चा आता है। पर ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास 100 है एक ऑर्डर कॉस्ट करने पे, और टोटल डिमांड है आपकी 100।
अब हम देखते हैं इसकी नंबर ऑफ ऑप्शंस पे। नंबर ऑफ ऑप्शंस में क्या आता है कि हमें 1600 यूनिट पूरे साल का एक ही दफा मंगवा लेना चाहिए, या 800 करके 2 दफा मंगवाना चाहिए, या 400 करके मंगवाना चाहिए, या 200 करके, या 100 करके। और यही नंबर ऑफ ऑप्शन बन सकती है। वैसे तो आप चाहे 50 करके मंगवा लो, कोई मसला नहीं। चले जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट फाइंड कैसे करेंगे। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट। ओसी स्टैंड फॉर पर ऑर्डर कॉस्ट। ओसी स्टैंड फॉर, तो जाहिर सी बात है, जितने ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट। दूसरा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ये थोड़ी नई चीज है, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो होना ये चाहिए कि नंबर ऑफ यूनिट होल्ड मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट होल्ड। अब नंबर ऑफ यूनिट होल्ड कैसे पता चलेगा कि कितने होल्ड करते हैं? क्योंकि वो तो बिकते भी रहते हैं और नए भी आते रहते हैं। पहले बिक गए, नए आ गए, तो होल्ड कितने रहे ओवरऑल? तो वो कहता है कि ऐसा करो कि जैसे आपने, मैं कहता हूं 400 यूनिट मंगवाया, अब 400 में से बिक भी तो रहे हैं, वो तो कम होना शुरू हो गए, तो हमारा होल्डिंग कैसे निकलेगा? वो कहता है आप ऐसा करो कि एवरेज इन्वेंट्री दिया करो। एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट 8C स्टैंड फॉर पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट। 8C स्टैंड फॉर पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होगा ऑर्डर साइज, मतलब जितने ऑर्डर किए, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट। और आप इसी ऑर्डर साइज को EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। क्या ऑर्डर साइज और EOQ हमेशा एक चीज है? तो नहीं। EOQ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है एक ऑर्डर में। जी मैंने एक ऑर्डर दिया जी 200 यूनिट भेज दो, दूसरे ने कहा जी 400 यूनिट भेज दो, ये ऑर्डर साइज भी है। और इकोनॉमिक ऑर्डर साइज कब बनेगा? जब कॉस्ट कम से कम पड़ेगी। जब कॉस्ट कम से कम पड़ेगी, वो समझ रहे हो ना? वो इकोनॉमिकल पड़ेगा, कम कॉस्ट वाला ऑर्डर साइज। वरना कोई भी ऑर्डर करो, ऑर्डर साइज तो कुछ भी हो सकता है। तो जनाब ये आ गई एवरेज कॉस्ट, सॉरी ये होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट, और नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? बताओ जरा, बताओ ना कैसे? दिमाग नहीं चल रहा लगता। कैसे? और मेरे भाई मैं कहता हूं जी आपने 1600 यूनिट पूरे साल में मंगवाने हैं, हर दफा 100 यूनिट मंगवाते हो, कितने ऑर्डर करोगे? 16। क्योंकि हर दफा जब आप 100 यूनिट मंगवाओगे तो कितने ऑर्डर करोगे? 16। तो बात समझ लगी है ना? फिर दूसरा, मैं एक बंदा 200 करके मंगवाता है, उसके साल के कितने ऑर्डर होंगे? 8। एक भाईजान है वो 800 मंगवाता है, 800 करके, उसके कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए? 2। और एक बंदा 1600 इकट्ठे मंगवा लेता है। तो इसका मतलब है टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, इससे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएगा जी? टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय एक ऑर्डर का साइज। 100 है तो 16 ऑर्डर, 200 है तो 8 ऑर्डर। डन। अब आ जाओ जनाब, सवाल करते हैं पहले टेबुलर फॉर्म में, फिर मैं उसको फार्मूले से करवाऊंगा,
और आज का काम हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ सवाल आपको दूंगा, वो आपने करने हैं प्रैक्टिस के तौर पर, और मेन फिर कल इसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। आज बस ये थोड़ा सा ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका। जैसे अभी मैंने कहा कि मेरे भाई आपने 1600 यूनिट, मतलब आपकी एनुअल डिमांड है 1600 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 रुपीज और होल्डिंग कॉस्ट है 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। मैं एक टेबल बनाता हूं कि हम लिखते हैं यहां पर ऑर्डर साइज, अज्यूम करते हैं कि हम 100 के ऑर्डर मंगवाते हैं, 200 कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं, 800 कर लेते हैं और 1600 कर लेते हैं। यानी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ बंदे 100 का मंगवा रहे हैं, 200 का भी, 400 का भी और 800 का भी और 1600 भी। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर बताएं जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? 1600 तो पूरे साल में मंगवाने हैं और 100 करके मंगवा रहे हो, तो कितने ऑर्डर हो जाएंगे? 16। फिर 200 करके मंगवाओगे तो कितने हो जाएंगे? 8, 4, 2, 1। गॉट इट? फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कैसे आएगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट। एक ऑर्डर पे 16 ऑर्डर हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 16 रुपए, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1600। 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, 800, 400, 200, 100। ये आ गई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर 100 का ऑर्डर करोगे ना तो आपकी होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट 1600 आएगी, क्योंकि 16 ऑर्डर करने पड़ेंगे और एक ऑर्डर पे 100 रुपए खर्च आता है। अगर आप 200 का ऑर्डर करोगे, यानी 200 एक दफा यूनिट मंगवाए, फिर दोबारा 200 मंगवाए, फिर दोबारा 200 मंगवाए, इस तरह से आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 8, और एक ऑर्डर की कॉस्ट 100 रुपए, तो 800। 400 यूनिट के लिए 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे और टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 400। 800 यूनिट मंगवाते हो तो 2 ऑर्डर करने पड़ेंगे, 200 कॉस्ट। 1600 मंगवाने पे 100 रुपए। दिल तो कर रहा है कि 1600 इकट्ठी मंगवा लें, क्योंकि एक ही दफा 100 रुपए लगाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है होल्डिंग कॉस्ट का। अब होल्डिंग कॉस्ट में फार्मूला क्या है? होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 होता है एवरेज इन्वेंट्री। ऑर्डर साइज क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए, ऑर्डर साइज है 100 रुपए, सॉरी 100 यूनिट, 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितनी कॉस्ट आ गई? करो जरा, 100 ही। फिर 100, ऑर्डर साइज है 2, 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आ जाएगा? 200। फिर 400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 400। ये ना समझना कि हमेशा ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो तो हमने ऑर्डर कॉस्ट 2 रखी थी, हम 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर 800 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आ जाएगा? 800। फिर 1600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1600। अब हम फाइंड कर लेते हैं टोटल कॉस्ट। परचेज प्राइस नहीं है ना, तो परचेज प्राइस को फिर कंसीडर नहीं करेंगे। लो मेरे भाई, 1600 ऑर्डरिंग कॉस्ट, 100 होल्डिंग कॉस्ट, टोटल कितनी बढ़ गई? 1700। ऑर्डरिंग कॉस्ट 800, होल्डिंग कॉस्ट 200, टोटल हो गया 1000। 400 400
800, 200, 1000, 1700, और आप जस्ट लुक एट दिस कि जहां पर आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल बराबर आई है ना 400 400, उसी केस में मिनिमम है, वरना देखे 1700, 1000, 1000, 1700, मतलब कि सूरत में आपकी होल्डिंग कॉस्ट कम से कम, सॉरी टोटल कॉस्ट कम से कम आ रही है जहां आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है। तो आपको कितने यूनिट ऑर्डर करने चाहिए? 400। अब ये ना कहना कि ये 400 है तो ये वाला 400, नहीं, ये 400 यूनिट है। हम कहेंगे भाई 400 400 करके यूनिट मंगवाओ, आपकी ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी। ओके की बात? चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में ये जो ऑर्डर साइज है ना, ये खुद से लिखना होता है, और इस तरह से लिखें कि आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर है ना वो पूरे पूरे बने। जैसे मैंने यहां 300 नहीं लिखा, क्योंकि 1600 को 300 में डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। मैंने 500 भी नहीं लिखा, मैंने वो ऑर्डर लिए कि जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे पूरे आ गए। आप भी ऐसा ही करें कि जब भी अगर ऑर्डर लें तो इस तरह से लेना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे पूरे। क्लियर होगी बात? चलें जी, बिस्मिल्लाह करें फिर इसके फार्मूले से। ये बात समझ लगी? आज ना मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्टरी लेक्चर, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, लेकिन कल मैं इसको आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह प्रॉपर। फिर कल तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक शुरू हो गया ना हमारा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट हो गया। चलिए जी, आए जरा फार्मूला, पहले फार्मूला बनाते हैं, मतलब इसका फार्मूला लिख लें पहले। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यह है फार्मूला। 2 मल्टीप्लाइड बाय, डी स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड। आप इसको ए भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय और पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। लिख लें, डी एनुअल डिमांड, ओसी पर ऑर्डर कॉस्ट, एचसी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। जब इस सवाल के अंदर अगर देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड कितनी थी? 1600 यूनिट। पर ऑर्डर कॉस्ट क्या था? 100 डिवाइडेड बाय 200। अब इसको कैलकुलेटर में पुट करके देखो तो आपके पास 400 यूनिट्स आंसर आ जाए। ये फार्मूला बनता कैसे है? इंपॉर्टेंट चीज, ये फार्मूला बनता कैसे, और यही फार्मूला जहां से बनता है वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आए जरा, आपको पता है कि ईओक्यू कैसे फाइंड होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है टोटल होल्डिंग कॉस्ट, तब ही ईओक्यू आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड होती है? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये कैसे फाइंड होता है? ऑर्डर साइज, जिसे आप ईओक्यू भी कह सकते हो फिलहाल, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मतलब जितना ऑर्डर जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, क्योंकि हम तो ईओक्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो फिर जो ऑर्डर साइज होगा वो इकोनॉमिकल होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड होते हैं? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, और ऑर्डर साइज को हम अभी क्या कह रहे हैं? ईओक्यू मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट। मेरे भाई कभी कभी ये फार्मूला भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, ईओक्यू को सब्जेक्ट बनाए, मतलब ईओक्यू ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं और ये 2 इधर ले आए और ये होल्डिंग कॉस्ट भी इधर लेकर आए, इक्वेशन वाला मेथड से। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ईओक्यू उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा। ओके की बात। अब स्क्वायर खत्म करेंगे तो ईओक्यू किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट दूसरी साइड पर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। लो मेरे में फार्मूला भी बन गया, बात समझ लगी। अब आपने ना ग्राफ, मैं वैसे बता देता हूं, ग्राफ इसका कुछ यूं बनता है, यहां पर हम मतलब कौन सी कॉस्ट रखते हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं, तो आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो बढ़ती जाती है, बट होल्डिंग कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। मतलब होता ही है कुछ ऐसे, यहां पर हम नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे बढ़ती जाएगी और जो दूसरी कॉस्ट होती है होल्डिंग कॉस्ट वो ऐसे होती है। मतलब ये सपोज दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये है होल्डिंग कॉस्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर साइज, तो जनाब सपोज दैट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्वांटिटी आपको 400 नजर आ रही है, यानी ये हमारे अभी तक पेपर में आज तक आया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन आप ऐड कर दिया तो आपने वो करना। तो लो मेरे भाई, आज के लिए हमने इतना ही, सिर्फ आपने अभी बुक से कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ अभी आपने एक क्वेश्चन करके आना है कल, ये इलस्ट्रेशन कि जनाब स्टॉक आइटम है जो यूजेस हर साल इतनी डिमांड है, परचेज कॉस्ट 10 रुपए है, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, परचेज कॉस्ट को अभी नहीं देखना, वो किसी मकसद के लिए है। प्लेसिंग एन ऑर्डर कॉस्ट 2 रुपए, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 1 यूनिट 10% ऑफ परचेज प्राइस, मतलब 10 रुपए का 10%। कहता है ईओक्यू फाइंड करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टैबुलर मेथड से भी, ग्राफिकल मेथड से भी और फार्मूले से भी। तो ये सवाल आपने करके आना है कल, और इसके बाद कल हम इंशाल्लाह मजीद इसको पढ़ेंगे, और ये अभी इसका इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट आने वाले दिनों में ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। अब माजरत मैंने चाय नहीं पूछी आपसे, पूछ भी कैसे सकता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।